गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। नमस्ते नमस्ते। दो तीन लोगों ने मैसेज कर दिया भाई। एक बार बता, क्लियर है सब कुछ? आयुषी ने लिख दिया क्लियर है, ओके। शेखर ने लिख दिया है, चलो। मुकेश ने लिख दिया है, बढ़िया। रितु ने लिख दिया, अनीता ने लिख दिया, प्रियंका ने लिख दिया, अहिल्या ने लिख दिया है, गायत्री ने, राघवेंद्र ने क्लियर लिख दिया, बढ़िया। दिव्यानी ने लिख दिया है, खुशबू ने लिख दिया, पुतिन ने लिख दिया। चलो, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ गए हैं कि क्लियर है, तो क्लास अपन कंटिन्यू करते हैं भाई। हेमेटोलॉजी अपनी चल रही है और हेमेटोलॉजी में अपन लगातार थ्योरी कर रहे हैं, ठीक है। लगातार थ्योरी करते हुए अपने अभी तक टोटल 30 टॉपिक हो चुके हैं थ्योरी के। टोटल करीब अपन 75 टॉपिक थ्योरी के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं लगभग अपना आधा कोर्स लगभग होने वाला है। हेमेटोलॉजी सेक्शन वैसे तो ज्यादातर स्टूडेंट को इजी पड़ता है, थोड़ा बहुत इसमें अपन को याद करना पड़ता है, कुछ चीजों को समझना पड़ता है। माइक्रोबायोलॉजी और ये जो कुछ सब्जेक्ट है उनमें अपन को ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, ज्यादा दिक्कत आती है, तो उन टॉपिक में अपन थोड़ा ज्यादा टाइम लेंगे। हेमेटोलॉजी ज्यादातर स्टूडेंट के लिए इजी सब्जेक्ट लगता है, तो उसको अपन थोड़े जल्दी कम टाइम में कवर कर रहे हैं। तो थ्योरी अपन पहले एक साथ कवर कर रहे हैं, फिर अपन एक दो दिन में लगातार एमसीक्यू के करके और फिर हेमेटोलॉजी को कवर करेंगे, ठीक है। सर लास्ट टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा? तो रिजल्ट में एक बार देख लेता हूँ ओमकार। सेटिंग तो मैंने अभी रात को ही की थी, 12 बजे रात को, शायद 10 बजे रात को, 10 बजे अभी रिजल्ट आएगा। अभी नाइट में, रात को 10 बजे मेरे ख्याल से रिजल्ट आएगा। एक बार मैं सेटिंग देख लूंगा उसकी क्या है। अगर सेटिंग नहीं भी होगी तो मैं रात को 10 बजे उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दूंगा। चलो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीबीसी एंड ईएसआर। बड़ा ही सिंपल और बड़ा बेसिक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। सीबीसी ईएसआर मतलब कंप्लीट बेड काउंट और ईएसआर मतलब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अभी तक अपन ने जो टॉपिक पढ़े वो एक्चुअली सीबीसी ही के ही टॉपिक थे। सीबीसी में अपन ने पहले हीमोग्लोबिन पढ़ा, हीमोग्लोबिन के बाद में अपन ने हीमोसाइटोमेट्री पढ़ा, जिसमें अपन ने आरबीसी काउंट कैसे करते, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट काउंट, ये अपन ने पढ़े। रेड सेल इंडिसेस अपन ने पढ़े हैं। ये सब कुछ जो टॉपिक है वो सीबीसी के अंदर ही इंक्लूड होते हैं होले को तो। लेकिन आज के टॉपिक में अपन सीबीसी की नॉर्मल वैल्यू और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, दो चीजों पे अपन बात करने वाले हैं कि नॉर्मल वैल्यू क्या क्या होती है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि नॉर्मल वैल्यू सिर्फ रटने की चीजें हैं, याद करने की चीजें हैं, मेमोराइज करने की ही चीजें हैं। ऐसा नहीं है। नॉर्मल वैल्यू में भी कुछ चीजें ऐसी है जो आप अगर समझ दोगे तो आपको नॉर्मल वैल्यू आराम से याद हो जाएगी। तो जो समझने वाले पॉइंट होंगे उन पे अपन डिस्कशन करेंगे। इसके बाद में नॉर्मल वैल्यू में अगर वैल्यू अगर कम ज्यादा होती है, एबनॉर्मल अगर कंडीशन आती है, तो उस एबनॉर्मल कंडीशन किस वजह से हो रही है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। किरण ने कहा कार्बोहाइड्रेट का पीडीएफ जो डाउनलोड नहीं हो रहा, तो मैं एक बार देख लूंगा किरण। अभी मैं एक बार क्लास के खत्म होने के बाद जितने भी पीडीएफ है सब में एक बार चेक कर लूंगा कि कौन सा डाउनलोड नहीं हो रहा, कौन सा शेयर नहीं हो रहा है। सबको मैं करेक्ट कर दूंगा अभी नाइट में, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो, सीबीसीएसआर में कौन कौन सी वैल्यू होती है, छोटे टॉपिक है अपना। हीमोग्लोबिन पहली, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपन अलग से दूसरे टॉपिक को इंक्लूड नहीं कर रहे, इसी को इंक्लूड करेंगे आज। हीमोग्लोबिन अपन ने शुरुआत में पढ़ा। हीमोग्लोबिन की जो वैल्यू होती है, नॉर्मल वैल्यू, वो मैन में अलग होती है, फीमेल में अलग हुई, मेल में थोड़ी सी ज्यादा होती है, फीमेल में थोड़ी सी कम होती है। और छोटे बच्चों की बात करेंगे तो उनमें नॉर्मल वैल्यू अलग होगी, है ना। हालांकि जितनी भी नॉर्मल वैल्यू है अपन बात करें तो, चाहे आरबीसी काउंट हो, चाहे डब्ल्यूबीसी काउंट हो, चाहे एमसीबी, एनसीएफसी, सब में नॉर्मल वैल्यू में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट तो होता ही होता है। लेकिन एग्जाम में बाकी की वैल्यू में कभी मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंट करके कभी भी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। दो तीन ऐसे वैल्यू हैं जो अपने मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग आती हैं, तो उनको ही अपन पढ़ेंगे, ठीक है। हीमोग्लोबिन अगर अपन मेल में बात करें तो मेल में जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 13 से लेकर 18 ग्राम पर डीएल, है ना। ये देखो, जब भी आप नॉर्मल वैल्यू याद करते हो तो नॉर्मल वैल्यू के साथ साथ उनकी जो यूनिट है वो भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। यूनिट में भी अगर थोड़ा बहुत, जैसे आप यहाँ पर ग्राम पर डीएल है, ग्राम की जगह ऑप्शन में हो सकता है, दो जगह ऑप्शन है और दोनों में अगर 13 से 18 लिखा है, लेकिन एक पे ग्राम है दूसरे पे मिलीग्राम है, तो आपका आंसर सही ग्राम वाला ही होगा। ग्राम पर डीएल इसकी सही यूनिट होती है। कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कि नॉर्मल वैल्यू तो सही दी लेकिन यूनिट में डिफरेंट कर दिया, तो यूनिट में डिफरेंट अगर कर दिया तो उसकी नॉर्मल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो ये दोनों ही चीजें आपको याद करना ही पड़ेगा भाई। ग्राम पर डीएल में होती है अपनी हीमोग्लोबिन, और मेल में बात करेंगे तो 13 से 18
ग्राम पर डीएल होता है। ठीक है, अब देखो जब अपन बायोकेमिस्ट्री में भी अपन ने नॉर्मल वैल्यू पढ़ी थी, बायोकेमिस्ट्री में जब अपन नॉर्मल वैल्यू पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे मैंने आपसे बोला था कि बायोकेमिस्ट्री की नॉर्मल वैल्यू पूरी याद करने में थोड़ी अपन को दिक्कत आती है, तो अपन उसका मीन, उसका बीच वाली वैल्यू आप याद कर लो, तो उसमें आपको याद करने में थोड़ा इजी हो जाता है आपके लिए। कि मान लो जैसे अपन ने यूरिया की वैल्यू होती है 15 से 45, तो आप ध्यान रख लो कि भाई 15 से 45 के आसपास होती है, तो बीच की एक वैल्यू याद कर लो कि इतने के आसपास उसकी होती है। क्रिएटिनिन अपना है 1 तक की होती है। ज्यादातर वैल्यू में आपको एक डिजिट अगर अपने दिमाग में बिठा लोगे तो उससे वैल्यू आपकी बन जाती है, और उनमें थोड़ा बहुत 19-20 चलता भी है। कई जगह पे जैसे आप 15 से 40 एक बुक में पढ़ रहे हो, तो कई जगह पे 15 से 45 भी आप कई जगह मिल जाएगा। कई जगह पर ऐसा भी है कि 10 से लेकर 50 तक भी वैल्यू दी है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंट बायोकेमिस्ट्री में होता है। लेकिन अगर अपन हेमेटोलॉजी की बात करें तो हेमेटोलॉजी में हर एक वैल्यू आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद करना पड़ेगी। जो वैल्यू बुक में दी है और बुक में आपको ज्यादा डिफरेंट मिलेगा भी नहीं। हेमेटोलॉजी में जो वैल्यू एक बुक में है वो दूसरी बुक में भी बिल्कुल सेम वैल्यू ही मिलती है, बहुत कम अंतर मिलता है आपको वैल्यू में। तो हेमेटोलॉजी की जितनी भी वैल्यू है वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा। दोनों जो नॉर्मल वैल्यू है बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी, दोनों में आप ये बेसिक मान के चलो कि बायोकेमिस्ट्री की जब अपन बात करेंगे तो बायोकेमिस्ट्री में 19-20 चलता है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको बुक में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हेमेटोलॉजी में कोई भी डिफरेंट नहीं होता, तो हर एक वैल्यू बिल्कुल एज इट इज आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अनाया का एक मैसेज आया, सर नॉन टेक्निकल जो है वो बहुत टफ पड़ता है, कितनी कोशिश कर लो लेकिन बहुत स्ट्रेस होती है। देखो अनाया, नॉन टेक्निकल पार्ट प्रैक्टिस, देखो मैथ जो है वो तो प्रैक्टिस वाली है, तो आपसे जितना बन रहा है, हम लोग तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है उतना कंटेंट दे रहे हैं। अब उसमें आपको जितना बन रहा है उतना आप कवर करो, जितना नहीं बन रहा है आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, जैसे आपको अगर मैथ बहुत ज्यादा हार्ड लग रही है तो मैथ में आप सिर्फ क्लास अटेंड कर लो, ज्यादा प्रैक्टिस पे मत जाओ, ज्यादा प्रैक्टिस में आपका दिमाग खराब होगा। या फिर जैसे मान लो आपका टेक्निकल पार्ट अगर ज्यादा अच्छा नहीं है तो नॉन टेक्निकल पार्ट में आप मैथ को पूरा का पूरा छोड़ भी सकते हो। ये आप पे डिपेंड कर रहा है। हम तो भैया हमारी तरफ से जितना कंटेंट हो सकता है, एक दिन में 4-4 क्लासेस देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है आपको कवर करना कि आप ड्यूटी भी कर रहे हैं, घर पे भी काम कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो फिर कवर करना पॉसिबल नहीं होता है ना। तो आप अपने हिसाब से आप कितना एडजस्ट कर पा रहे हो आपको अपने हिसाब से देखना है। ठीक है, मैथ अगर आपको ज्यादा हार्ड लग रही है अनाया तो आप उसको छोड़ दो। बाकी क्या हिंदी और इंग्लिश अगर कवर हो सकता है तो इतना कर लो, है ना। मैं टेक्नीशियनों को हमेशा गाइडेंस देता हूं कि नॉन टेक्निकल पार्ट में सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे ही फोकस करो, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। जीके और जीएस पे आप बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि जीएस और जीके इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है कि वो कवर करना पॉसिबल नहीं होता, इतना ज्यादा याद करना, फिर अपन टेक्निकल पार्ट अपन से छूट जाता है ना। तो 3 अगर कवर कर सको तो 3 कर लो। फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट है कि तीनों कवर नहीं हो पाते तो मैथ को आप छोड़ दो। मैथ कई बार होता है, कई बार बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं, आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे अगर व्यापम के तो एकदम ही सिंपल क्वेश्चन आए कि भाई 10 के 10 पेन आते हैं तो 20 के कितने पेन आएंगे, बिल्कुल स्कूल लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तो कई बार वो क्वेश्चन बन भी जाते हैं बगैर पढ़े हुए, और कई बार थोड़े बहुत हार्ड होते हैं तो अपन को फिर छोड़ना ही पड़ता है। ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है, मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो अगर आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है तो मैथ आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, मेघा ने कहा सर डाउनलोड नहीं हो पा रही है अभी भी बहुत दिन से प्रॉब्लम आ रही है। मेगा, वाकई में आपकी प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रही है। मैं भी यहाँ से आपकी ईमेल आईडी खोल के देखता हूँ, सब कुछ नॉर्मल आता है। मैं आज नाइट में और कोशिश करता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ठीक है मेगा, अभी लाइव क्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको। कृष्णा ने कहा सर अभी जो क्लास ज्वाइन किए हैं वो सिलेबस कैसे करेंगे सभी वीडियो। कृष्णा, शुरुआत में ही करना चाहिए ना आप लोगों को क्लास ज्वाइन, इतना लेट क्यों हो गया भाई। जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता है तो बच्चे तो इतनी उत्सुकता रहती है कि भाई कहाँ कहाँ पे क्लास चल रही है, तुरंत पता करके करते हैं। ठीक है, चलो बाकी शॉर्ट नोट्स हैं, आराम से कवर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में मेल की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 13 से 18 ग्राम पर डीएल होती है, फीमेल में थोड़ी सी कम होती है, 12 से लेकर 16 ग्राम पर डीएल तक होती है। छोटे बच्चों में हीमोग्लोबिन ज्यादा मात्रा में होता है, ये 13 से लेकर 20 ग्राम पर डीएल तक भी हो सकता है। आरबीसी काउंट की बात करें तो आरबीसी काउंट की नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो होती है 4.5 से लेकर 5.9 मिलियन पर MMQ। यूनिट पे ध्यान देना आप, मिलियन, ये जो वैल्यू है वो मिलियन में है, मिलियंस, इतने मिलियंस आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। कितने कितने में, MMQ भी बोल सकते हैं अपन, या फिर माइक्रोलीटर,
दो यूनिट है इसकी, या तो आपको याद रखना है 4.5 ये अपनी ऐसा यूनिट है, 4.5 से लेकर 5.9 मिलियन पर MMQ, या फिर 10⁶ माइक्रोलीटर। ठीक है, बेसिकली ज्यादातर एग्जाम में सिर्फ यही वाली वैल्यू आती है जो अपन ने पहले डिस्कस की। अगला है अपना पैक्ड सेल वॉल्यूम, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में PCV भी बोलते हैं। अब देखो PCV जब अपन डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो PCV होता क्या है? PCV का मतलब होता है कि ब्लड में आरबीसी का परसेंटेज कितना है, कितने परसेंट आरबीसी होती है। अपन ने जब शुरुआत में जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा था तो उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि अपनी जो आरबीसी होती है, अपनी जो ब्लड सेल्स होती हैं वो 45% से लेकर 55% के आसपास होती हैं। तो आरबीसी लगभग नहीं, ये आप मान के चलो कि आप अपने ब्लड में 45% जो है वो आरबीसी हैं। तो 45% आरबीसी है तो उसको अपन एक रेंज में कन्वर्ट करेंगे, तो 45 को जब कन्वर्ट करते हैं तो वो अपनी कुछ इस तरह से वैल्यू निकल के आ सकती है। अपन उसको 40 से 47 या 37 से 47, आप ज्यादा याद करो तो ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। 37 से 47% ये जो वैल्यू होगी वो परसेंट में होगी, है ना। SCT भी अपन इसको बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। हेमेटोक्रिट भी अपन इसको PCV को बोलते हैं, दीपक ने लिखा, सही वैल्यू बिल्कुल, है ना। अगली वैल्यू अपनी MCV। MCV मतलब मीन सेल वॉल्यूम। मीन सेल वॉल्यूम क्या होता है भाई? एक आरबीसी के अंदर कितना सेल का वॉल्यूम है वो हमारा मीन सेल वॉल्यूम बताता है। और ये अपने साइज के बारे में बहुत ज्यादा इंडिकेट करता है। अगर MCV कम है मतलब आरबीसी छोटी है, MCV अगर बड़ा है मतलब आरबीसी जो है वो बड़े साइज की है। साइज को इंडिकेट करता है हमारा मीन सेल वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में बताएगा। ठीक है, और इसके जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 80 to 100 फेम्टोलीटर। वैल्यू आपको साथ साथ यूनिट के साथ साथ याद करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओमकार ने लिखा हीमोग्लोबिन से 3 मल्टीप्लाई करके भी अपन PCB निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं अपन, अगली अपनी वैल्यू है मीन सेल हीमोग्लोबिन। एक सेल के अंदर हीमोग्लोबिन कितना प्रेजेंट होता है वो अपना मीन सेल हीमोग्लोबिन कहलाता है। कल की क्लास में अपन ने देखा था, कल परसों की क्लास में अपन ने क्या देखा था भाई? मीन सेल हीमोग्लोबिन मतलब एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है। और अपन ने कितना पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, अपन ने कहा था भाई एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है वो 29 पिकोग्राम होता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है। तो 29 पिकोग्राम को अगर अपन यूनिट में कन्वर्ट करें, रेंज में अपन कन्वर्ट करें, क्योंकि कोई भी वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट कभी नहीं होती है, इसको अपन रेंज में कन्वर्ट करेंगे तो 27 से लेकर 32 पिकोग्राम, मतलब एक आरबीसी के अंदर एवरेज अगर अपन बात करें तो एवरेज हीमोग्लोबिन जो होता है वो 27 से लेकर 32 पिकोग्राम का होता है। अगली वैल्यू है अपनी मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, MCHC अपन इसको बोलेंगे। और इसका मतलब क्या है कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है। 32 से लेकर 36% इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। ज्यादातर वैल्यू आपको वैसे याद नहीं करना पड़ता, कुछ कुछ चीजों पे आप थोड़ा थोड़ा फोकस करते जाए। जैसे आप 29 पिकोग्राम पे अपन ने बात कर ली, PCB में अपन ने बात कर ली कि ब्लड में उसका परसेंटेज कितना है, उसके आधार पे अपन को मालूम चलेगा। ठीक है, दिनेश सर कब से क्लास ले सकते हैं? गायत्री ने पूछा है। गायत्री अभी मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं बोल सकता, अभी वो बेड रेस्ट पे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम, जैसे ही वो स्वस्थ होते हैं करीब एक हफ्ते आप मान के चलो कि एक हफ्ते बाद उनकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लो, सर जैसे ही स्वस्थ होते हैं तो उनकी क्लासेस अगर पॉसिबल हुई, ज्यादा क्लासेस हुई तो ज्यादा अपन कर देंगे। लास्ट मंथ पे अपन मैराथन क्लासेस भी रख सकते हैं, तो बिल्कुल आप टेंशन मत रखो। ठीक है, सर आप कमेंट इग्नोर कर रहे हैं। रूप सिंह कौन सा कमेंट इग्नोर कर दिया भाई मैंने तुम्हारा? एक बार मैं देखता हूँ रूप सिंह ने कौन सा कमेंट किया था। अब तुम लोग ज्यादा कमेंट मत किया करो इन सब चीजों पे। माइक्रो हेमेटोक्रिट किस सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं प्लीज इन्फॉर्म। छोटे वाले माइक्रो सेंट्रीफ्यूज आते हैं रूप सिंह, उसके लिए छोटे वाले जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं माइक्रो सेंट्रीफ्यूज उनका यूज करते हैं अपन। ठीक है, अब ये जो छोटी मोटी चीजें हैं वो आप गूगल पे या इंटरनेट पे या बुक में भी सर्च कर लिया करो भाई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है अपना टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में एडल्ट में जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है एडल्ट में 4500 से लेकर 11000 MMQ। बहुत बढ़िया। देखो एक स्टूडेंट ने बोला, मैसेज बोला, मैं पढ़ाता रहता हूँ, आप लगातार कमेंट करते रहते हो। वही छोटी मोटी चीजों को थोड़ी बहुत मेहनत करके आप बुक में देख लो। कोई आपको डाउट लगता है बुक में देख लो, गूगल पे सर्च कर लो, है ना। जरूरी थोड़ी कि क्लास में आप मैसेज करो ही करो। TLC की नॉर्मल रेंज एडल्ट में 4500 से लेकर 11000 पर MMQ होती है। बच्चों में
जो इसकी रेंज होती है वो ज्यादा होती है, 10,000 से लेकर 25,000 MMQ होती है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं अपन TLC के बाद में। अगले आता है अपना डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, DLC काउंट। तो DLC काउंट में क्या होता है, हमारे जितनी WBC है तो WBC में किस WBC का कितना % है वो हमारा DLC कहलाता है। तो DLC में हमारे ग्लूकोसाइड जो होती है वो 5 तरह की होती है। पहली हमारी न्यूट्रोफिल्स होती है। न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो 40 से लेकर 72% न्यूट्रोफिल्स, सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा परसेंटेज में न्यूट्रोफिल्स होती हैं, 40 से लेकर 72% तक की होती है। दूसरे नंबर पे आती है इओसिनोफिल। इओसिनोफिल जो होती है वो 1 से लेकर 6% तक की होती है। तीसरे नंबर पर बेसोफिल। ये तीनों जो है वो ग्रेन्युलोसाइट कहलाती हैं। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल ग्रेन्युलोसाइट कहलाती है। बेसोफिल सबसे कम मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। ये कई बार बिल्कुल ना के बराबर भी अपन को दिख सकती हैं या 1-8% हो सकती हैं। और नॉर्मली ल्यूकेमिया की कंडीशन में बेसोफिल्स जो होती है वो ज्यादातर दिखती हैं। ठीक है, तो ये बहुत कम मात्रा में सिर्फ 0 से 1% तक होंगी। इओसिनोफिल 1 से 6% तक होती हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रोफिल्स होती हैं 40 से लेकर 72% तक। ठीक है, अगला अपना लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में नॉर्मल रेंज जो होती है वो 20 से लेकर 45% तक की होती है। और मोनोसाइट जो होती है वो 2 से लेकर 8 तक % तक होगी, है ना। परसेंटेज में सबसे ज्यादा % न्यूट्रोफिल्स का होता है, उसके बाद में लिम्फोसाइट का होता है। बाकी सब जो है वो 1, 2, 5, 6 के आसपास % तक ही होती हैं। ठीक है, अगली वैल्यू अपनी प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट की नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख से लेकर 4 लाख पर माइक्रोलीटर। 1.5 लाख से लेकर 4.0 लाख पर माइक्रोलीटर। एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट अगली है अपनी AEC। AEC मतलब इओसिनोफिल काउंट कितने होंगे। ये एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट जो है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो इओसिनोफिल काउंट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर आया इओसिनोफिल काउंट, उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं टोटल काउंट से और डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो इस तरह से कैलकुलेट करके भी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन अपन ने मैनुअल मेथड में अलग से पढ़ा है कि इसको अपन काउंट भी कर सकते हैं। तो इसकी नॉर्मल रेंज आपको याद रखना पड़ेगी 50 से लेकर 450 क्यूबिक MM जो होती है एब्सोल्यूट इओसिनोफिल काउंट की नॉर्मल रेंज होती है। रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए नॉर्मल रेंज जो होती है वो 0.2 से लेकर 2% तक की होती है। और सबसे आखिरी में ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मेल में जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 10 mm 1 घंटे में। अब इसकी रेंज पे ध्यान देना आप, इसकी जो यूनिट होती है वो MM पर आफ्टर 1 आवर, मतलब 1 घंटे के बाद जब अपन देखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी। तो 1 घंटे के बाद मेल में आती है 0 से 10 तक, और फीमेल में जो आती है वो 0 से 20 तक। फीमेल में थोड़ी ज्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि फीमेल में हीमोग्लोबिन थोड़ा सा कम होता है मेल के कंपैरिजन में। मेल में हीमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा ज्यादा होता है ना, फीमेल में हीमोग्लोबिन का लेवल थोड़ा कम होता है। हीमोग्लोबिन अगर ज्यादा होता है तो ESR कम आता है, हीमोग्लोबिन अगर कम होता है तो ESR थोड़ा सा ज्यादा आता है। ठीक है, ऐप पे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर ESR जब हम लगाते हैं तो ESR में EDTA को ज्यादा अच्छा क्यों नहीं माना गया, साइट्रेट को ज्यादा अच्छा क्यों माना गया। एक स्टूडेंट ने हालांकि उसका आंसर भी दे दिया था, बिल्कुल सही आंसर दिया था उसने। साइट्रेट में लेने का रीजन ये है कि उसमें सेडिमेंट नहीं बन पाता, रोलेक्स फॉर्मेशन नहीं बना पाता। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है भाई, रोलेक्स फॉर्मेशन का मतलब होता है सेल्स एक के ऊपर अगर बैठ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती है, तो इकट्ठे होने के बाद वो ग्रुप बन जाती है, तो ग्रुप होने की वजह से वो बहुत जल्दी नीचे बैठती हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में ESR ज्यादा आता है, तो वो फॉल्स रीडिंग हो जाती है। तो फॉल्स रीडिंग EDTA में ज्यादा होती है, तो अपन को एक ऐसा एंटीकोगुलेंट चाहिए था जो लिक्विड हो। लिक्विड एंटीकोगुलेंट इसलिए ताकि वो ब्लड को डाइल्यूट कर दे। तो सोडियम साइट्रेट ऐसा एक एंटीकोगुलेंट है जो लिक्विड होता है, तो लिक्विड होने की वजह से हम सोडियम साइट्रेट का यूज करते हैं। तो सोडियम साइट्रेट रोलेक्स फॉर्मेशन नहीं होने देता, सेडिमेंटेशन आराम से हो जाता है उसमें, एकदम जो वैल्यू आती है वो एकदम एक्यूरेट वैल्यू आती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि वेस्टर्न वाली, ग्रीन वाली जो मेथड होती है वो ज्यादा अच्छी मेथड होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये थी हमारी नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू में ज्यादातर नॉर्मल वैल्यू, CBC तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है और इसकी हर एक वैल्यू तो आपको याद होना ही होना चाहिए। 100% जितनी भी वैल्यू है वो आपको बिल्कुल एज इट इज, जैसे अपनी नोट्स में है एज इट इज आपको याद करना है। तो आप घर में दीवार पे चिपका लो, जो भी कुछ भी कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई अपन। तो ये अपनी नॉर्मल वैल्यू थी। नॉर्मल वैल्यू के बाद में आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए, मैं उस पर कमेंट करता हूँ।
उसके बाद में अपन कंटिन्यू करते हैं। देखो जितेंद्र ने लिखा कमेंट पर ज्यादा फोकस मत करो और स्टडी कम्युनिटी में बात। हाँ भाई, ये सब जो डाउट रहते हैं वो आप कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया करो। देखो क्लास में आप अगर कोई डाउट रखते हैं तो दो चीजें हो जाती हैं। पहली चीज तो ये हो जाती है भाई, कई बार ऐसे होते हैं आपके कमेंट, कोई डाउट तो उनमें, अगर मुझको कुछ इमेज की जरूरत है, नोट्स की जरूरत है, तो वो अवेलेबल नहीं होते तो मैं सिर्फ मुंह से बोल दूंगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आपने सेंट्रीफ्यूज यहाँ पर कमेंट में पूछ दिया पुतिन, तो आपने पूछा, अगर वो इमेज होती और मैं आपको दिखा देता तो वो ज्यादा बेस्ट होता। तो आप कम्युनिटी में पोस्ट डाल दो तो वो ज्यादा अच्छा रहता है, तो उसमें दूसरे स्टूडेंट रहते हैं उनको भी एक बार दिख जाता है। ठीक है, क्लास में अगर अपन ज्यादा कमेंट में मैं ज्यादा ध्यान दूंगा तो भाई कई बार ऐसा होता है कि वो क्लास जो होती है अपनी डिले हो जाती है, थ्योरी अपन ज्यादा नहीं कर पाते हैं ना। ये आप बाद में पूछ लिया करो है ना, ज्यादा क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। ज्यादा जो चीज आपको लगती है पूछने लायक, और जो टॉपिक की अपन CBCSR टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप सेंट्रीफ्यूज पूछ रहे हो, ठीक है, एक बार और रिपीट कर दो MCB। हाँ, इस तरह की कोई बात है वो आप कर सकते हो। एच कुमार ने लिखा, बिल्कुल रिपीट कर दूंगा मैं एच कुमार। हाँ, फ्लो ब्रेक हो जाता है शेखर, बिल्कुल सही है ना। हाँ, उसका नाम माइक्रो हिमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। बहुत बढ़िया, राजापाल ने लिख दिया। देखो कितनी स्टूडेंट आप कम्युनिटी में पोस्ट करोगे। कम्युनिटी में जो ग्रुप है वो इसीलिए है, आप कम्युनिटी में पोस्ट करोगे कि तो अपने बाकी के जो स्टूडेंट हैं जिनको नॉलेज है वो आपको आंसर दे दोगे, मुझकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी जरूरत की तो पड़ेगी नहीं आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया, राजा ने लिख दिया, उसको माइक्रो हिमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, लास्ट में अपन 10 मिनट कर देंगे सर, चिल्ड्रन इन्फेंट में। हाँ, बेंट्रोब और बेस्टनगिन दोनों की अलग अलग नहीं, नॉर्मल वैल्यू तो एक ही होती है दीपक, चाहे अपन बेस्टनगिन बोले या बेंट्रोब की कहे, नॉर्मल रेंज दोनों में सेम ही होती है। ठीक है, सर सब्सक्रिप्शन लोगों का एक डिस्कशन ग्रुप, शेखर सब्सक्रिप्शन लोगों का ही है जो आप कम्युनिटी में पोस्ट करते हो। वो जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन किया है वो लोग ही कम्युनिटी में आ पाते हैं। ठीक है, वो कम्युनिटी में देखो अपना वाला जो ग्रुप है ना उसकी कम्युनिटी अलग है, ग्रुप 5 वाली जो कम्युनिटी है वो अलग है, जिन्होंने परचेस किया है वही लोग उस पर आते हैं। तो आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे मत चलो, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में बहुत ज्यादा फालतू बातें होने लगती हैं। पहले मैंने बनाया था इसीलिए कि आप लोग डिस्कशन करोगे, और फिर बाद में मुझे वो करना पड़ा, बंद करना पड़ा आप लोगों की चैटिंग, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एकदम बेफिजूल की बातें करते हैं, पढ़ाई से कम बातें हैं उनकी उनकी, वो फालतू की राजनीति ज्यादा करते हैं। ठीक है, हाँ, दिनेश सर की क्लास में कोई कमेंट ना करो। चलो कंटिन्यू करते हैं अपन। ठीक है, कमेंट में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। दिनेश सर के टाइम पे बहुत लोग मैसेज करते हैं, दिनेश सर मुझसे बोलते हैं, मुझे इग्नोर करना पड़ता है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, दिनेश सर ने एक दिन मुझसे बोला था, सर एक दो स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो या तो किसी दूसरी क्लास को फेवर करते हैं और अपनी क्लास में आकर माहौल ही बिगाड़ते हैं। उनका तो सिर्फ एक ही काम है कि अपन को कुछ ऐसे नेगलेक्ट मैसेज करना है कि थोड़ी सी इमेज खराब हो, तो भाई हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, देखो जितना पॉसिबल हो सकता है हम उतना दे रहे हैं, है ना। तो आप अगर दूसरी क्लासेस से हैं, दूसरे को फेवर करते हैं, तो आप यहाँ पे आप सिर्फ आइए, पढ़िए, आपको लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं करना तो कोई बात नहीं भाई, है ना। हम लोग तो शुरुआत में डेमो क्लासेस दे देते हैं। अब कुछ स्टूडेंट रहते हैं दूसरी क्लास को अगर फेवर कर रहे हैं तो करो आप, लेकिन यहाँ पर आप गलत मैसेज मत किया करो। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। इंटरप्रिटेशन पे चल रहे हैं अपन, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे। तो हीमोग्लोबिन, RBC काउंट और PCB तीनों का जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है। इनकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है पॉलीसाइथेमिया वेरा में, या फिर बर्न हो जाए, किसी को जल जाए, या फिर डिहाइड्रेशन हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए, या फिर हार्ट डिसीज हो जाए। तो इन कंडीशन में इन तीनों की वैल्यू, हीमोग्लोबिन की वैल्यू, RBC काउंट की वैल्यू या PCB की वैल्यू, ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करती है। देखो RBC के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो RBC की वैल्यू बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा, है ना। और RBC से ही PCB बनता है तो PCB की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो तीनों की जो वैल्यू है वो एक दूसरे से बिल्कुल कोरिलेट करती है। तो तीनों की वैल्यू जब बढ़ती है तो एक साथ बढ़ती है, कम होती है तो एक साथ कम होती है। ठीक है, तो बढ़ने की जो रीजन है वो या तो पॉलीसाइथेमिया वेरा हो सकता है, वर्न हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, हार्ट डिसीज हो सकता है। ठीक है, फिर अगर जो कम होता है वो एनीमिया या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है।
कोई बात नहीं रूप सिंह, आप दिल पे मत लो भाई, दिल पे मत लो, ठीक है, पूछ ले, कोई बात नहीं है ना। चलो कंटिन्यू करते अपन क्लास को। आगे अपना आता है एमसीवी। एमसीवी क्या बताता है भाई? मैंने कहा कि एमसीवी हमारा बताता है कि आरबीसी का साइज कितना है। वॉल्यूम, आरबीसी के वॉल्यूम को बारे में बताता है भाई। वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम आप कैसे समझोगे? अपन ये कहते हैं कि अपने पास दो बोतल रखी है, एक बोतल में 1 लीटर पानी है, दूसरे में 2 लीटर पानी है। एक बोतल जो है वो 1 लीटर की है, दूसरी 2 लीटर की बोतल है। तो आप किस बोतल को ज्यादा बड़ी बोलोगे? 2 लीटर वाली है ना, जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा वो बड़ी बोतल हो जाएगी। सो सेम चीज यहाँ पर आ जाती है भाई। आरबीसी जो बड़ी होगी उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, जो छोटी होगी उसका वॉल्यूम भी छोटा होगा, कम होगा। तो एमसीबी मतलब क्या है? वॉल्यूम बता रहा है, वॉल्यूम मतलब उसके साइज को बता रहा है। तो एमसीबी जब बढ़ेगा तो वो साइज उसका बढ़ जाएगा। और बड़ा साइज किस वजह से होता है? फॉलिक एसिड की कमी से होता है, या फिर विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है, या फिर क्रोनिक लीवर डिसीज की कंडीशन में भी इसका लेवल बढ़ जाता है। कम किस कंडीशन में होगा? जब छोटा हो जाएगा साइज। तो छोटा साइज जब होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से होता है, या फिर थैलेसीमिया, या फिर साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया। जितने भी अपन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं ये सब अपन आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एनीमिया का अपना एक सेपरेट टॉपिक होगा, ल्यूकोमिया का भी एक सेपरेट टॉपिक होगा। तो उसमें अपन ये सब, थैलेसीमिया क्या होता है, साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, एनीमिया के ये जो टाइप है वो अपन बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ सिर्फ अपन सिर्फ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, डिटेल में अपन इसका बाद में इसको डिस्कस करेंगे ना। अपना कल परसों ये टॉपिक आएगा, एनीमिया को अपन ज्यादा डिटेल में और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप यही समझ लो कि एमसीबी की वैल्यू ज्यादा होती है फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर क्रोनिक लीवर डिसीज की वजह से, और कम जो होती है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की वजह से, थैलेसीमिया या फिर साइटोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से होती है। एमसीएच और एमसीएससी दोनों जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन को बताते हैं। मतलब अगर इनकी वैल्यू कम होगी इसका मतलब हीमोग्लोबिन कम है। अब हीमोग्लोबिन कम का मतलब क्या हुआ भाई? भाई मैं पानी की बोतल का एग्जांपल दे रहा था, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पानी की बोतल तो 1 लीटर की है, लेकिन उसमें पानी जो है वो सिर्फ 700 ml है, या फिर आधा लीटर पानी है। तो वो उसको अपन किससे कंपेयर कर सकते हैं? अपने आरबीसी और हीमोग्लोबिन से। आरबीसी को अपन बोतल मान लो, उसमें हीमोग्लोबिन को उसका पानी मान लो। तो ऐसा हो सकता है कि बोतल मतलब आरबीसी जो है वो तो नॉर्मल साइज की हो, लेकिन उसमें पानी कम हो, मतलब हीमोग्लोबिन कम हो, है ना। तो ऐसी कंडीशन में एमसीएच और एमसीएससी की वैल्यू जो होती है वो कम होती है। इसको अपन मेडिकल टर्म में हाइपोक्रोमिक बोलते हैं आरबीसी। तो हाइपोक्रोमिक आरबीसी में एमसीएच और एमसीएससी अगर ज्यादा होता है तो वो उसे स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन में होता है। स्फेरोसाइटोसिस में क्या होता है? आरबीसी जो होती है वो बिल्कुल गेंद की तरह गोल बन जाती है, उनकी बाइकॉनकेविटी खत्म हो जाती है। तो बाइकॉनकेविटी खत्म होने की वजह से उनमें स्पेस, अंदर वाला जो स्पेस होगा वो बढ़ जाएगा। अंदर वाला स्पेस बढ़ेगा तो उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता है किस कंडीशन में? स्फेरोसाइटोसिस की कंडीशन में। और कम किस कंडीशन में होगा? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की कंडीशन में कम होगा, या फिर थैलेसीमिया की कंडीशन में कम होता है, ठीक है। आगे चलें अपन, आगे अपने टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट। टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट में नॉर्मल रेंज जो होती है वो, एक सेकेंड, नॉर्मल रेंज, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट जब बढ़ते हैं तो वो एक्यूट इन्फेक्शन की वजह से बढ़ते हैं, या फिर हीमोरेज की कंडीशन में बढ़ते हैं। अब देखो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट कि अगर थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, जैसे अपनी वैल्यू जो होती है वो 4000 से 11000 होती है, तो 11 से अगर 12 हो गए, 14 हो गए, 18 हो गए, तो ये थोड़े बहुत काउंट जब बढ़ते हैं तो वो इन्फेक्शन हीमोरेज की कंडीशन में बढ़ते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा काउंट अगर 50,000 1 लाख काउंट बढ़ रहे हैं तो फिर वो अपनी ल्यूकेमिया कंडीशन कहलाती है। वो एक अलग टॉपिक है, उसको भी अपन अलग से डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूबीसी काउंट कम भी हो सकते हैं, किस कंडीशन में हो सकते हैं? कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरिया का हो, वायरस का हो, पैरासाइट का हो, या फिर एप्लास्टिक एनीमिया, इन कंडीशन में टोटल डब्ल्यूबीसी का काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। सबको अपन डिटेल में आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं कि एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, ठीक है। बाकी बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट ये अपने फिर माइक्रोबायोलॉजी में आएंगे। इनके इन्फेक्शन जब भी होता है तो डब्ल्यूबीसी की, टीएलसी का काउंट जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक। डिफरेंशियल की बात करेंगे अपन, तो डिफरेंशियल में न्यूट्रोफिल्स का काउंट जो होगा, अब ये काउंट जो होते हैं वो टीएलसी से ही कोरिलेट करते हैं। कुछ कुछ काउंट जरूर थोड़े अलग हैं।
एकदम सेपरेट है। जैसे ईओसिनोफिल, ईओसिनोफिल जो होता है वो खासतौर पे एलर्जी की कंडीशन में बहुत बढ़ता है, पैरासाइट की कंडीशन में ज्यादा बढ़ता है, या फिर वायरस की कंडीशन बढ़ेगा तो कम बढ़ेगा, लेकिन बैक्टीरिया की कंडीशन में इसका जो काउंट होता है वो कम बढ़ता है ना। बैक्टीरिया की इन्फेक्शन में, बैक्टीरिया इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल्स का काउंट ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा मेलिग्नेंसी की कंडीशन में भी न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे अपन देखते हैं बेसोफिल। तो बेसोफिल जो होते हैं, बेसोफिल, एक सेकेंड क्या हो गया, बेसोफिल इन्फेक्शन की कंडीशन में बढ़ते हैं और ल्यूकेमिया की कंडीशन में। ज्यादातर बेसोफिल जो होते हैं वो ल्यूकेमिया की कंडीशन में ही ज्यादातर बढ़ते हैं। लिम्फोसाइट जो होते हैं वे इन्फेक्शन की कंडीशन में या फिर ल्यूकेमिया की कंडीशन में बढ़ेंगे। आप देखोगे जितने भी जो डब्ल्यूबीसी की सेल्स हैं वो नॉर्मली इन्फेक्शन की कंडीशन में ही बढ़ती हैं। तो इन्फेक्शन में अब एक यूसनोफिल एक ऐसा है जो पैरासाइट के इन्फेक्शन में ज्यादा बढ़ेगा, बाकी के जो नॉर्मल वाले इन्फेक्शन है बैक्टीरिया वायरस वगैरह उनमें ये न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट ये सारे जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक, आगे चले अपन, आगे अपना प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट जब बढ़ता है तो इस कंडीशन को अपन थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर कम होता है तो ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अपन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके रीजन बहुत सारे हैं थ्रोम प्लेटलेट के, लेकिन आपको सिर्फ यही याद रखना है कि अगर बढ़ेगा तो थ्रोम्बोसाइटोसिस और कम होगा तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना। ब्लीडिंग डिसऑर्डर की कंडीशन में प्लेटलेट काउंट जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। एईसी, इओसिनोफिल काउंट जो होते हैं वो अपने पैरासाइट की कंडीशन में ज्यादा बढ़ेंगे। जो अपन ने यहाँ पर देखा वही सेम चीज यहाँ पर आती है, पैरासाइट की कंडीशन में सबसे ज्यादा बढ़ती है इओसिनोफिल, उसके बाद में फंगल इन्फेक्शन में थोड़े ज्यादा बढ़ते हैं, इसके बाद वायरल के इन्फेक्शन में थोड़े कम बढ़ते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इओसिनोफिल सबसे बढ़ते तो हैं लेकिन बहुत कम बढ़ पाते हैं। ठीक है, रेटिकुलोसाइट काउंट जो होते हैं वो हीमोलाइटिक एनीमिया में जब भी ब्लीडिंग होगी किसी वजह से, तो ब्लीडिंग होने की वजह से रेटिकुलोसाइट काउंट जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में इसके डिटेल में अपने आगे जो टॉपिक आएंगे उनमें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको सिर्फ इतना याद रखना कि किस कंडीशन में बढ़ जाते हैं, कौन सी जो वैल्यू होगी वो किस कंडीशन में बढ़ेगी। नॉर्मल वैल्यू तो आपको बिल्कुल याद होना ही होना चाहिए, इसके लिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ दीवार पे आप चिपका लो, बार बार देखो, बार बार पढ़ो। सीबीसी की नॉर्मल वैल्यू से एक क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है भाई, चलो तो अब मैं आप लोगों के मैसेज देख लेता हूँ, फिर अपन आज क्लास इतना ही रहने देते हैं, कल अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। गायत्री ने लिखा है सर एक एनएचएम में क्वेश्चन आया था फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम्स सीएमएल में। हाँ, अपना आने वाला है फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम्स अपन डिस्कस करेंगे गायत्री, ये अपने ल्यूकेमिया के टॉपिक में आएगा ये, तब मैं डिस्कस कर लूंगा 100%। ठीक है, चलो मेघा ने कहा सर अच्छा पढ़ा रहे हो आप, थैंक यू मेघा। नंदिनी ने कहा ओल्ड स्टूडेंट कुछ नहीं बोलते सब बोलने को सब बोल सकते हैं भाई, जो क्लास चल रही है उसमें आप जो डाउट हो तो बोल सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वेरा क्या होता है वो अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे संदीप, जितनी भी अपन ने डिसीज अभी डिस्कस की वो सिर्फ अभी नाम अपन ने डिस्कस किए हैं, इनके डिटेल में अपन आगे चल के पढ़ने वाले हैं। टीबी में लिम्फोसाइट बढ़ जाते बिल्कुल। चलो पुतिन, जयप्रकाश ने लिखा आज मजा आ गया चलो आज तो बिल्कुल बेसिक क्लास थी दीपक ने लिखा है, चलो दीपक थैंक यू, बेस्ट सर लास्ट में नहीं देखा करिए आप सब। चलो रूप सिंह, देखो मेरा तो बिल्कुल लगातार जैसे जैसे पढ़ाता जाता हूँ लगातार मैं आपके मैसेज देखता रहता हूँ। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि थोड़े टाइम पीरियड बाद में आप लोगों को जवाब देता हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस कर लिया करो, कभी आप फालतू के कमेंट जरूर मत किया करो। ठीक है, उनको मुझे नेगलेक्ट करना ही पड़ता है। चलो तो
चलो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, थोड़े से अपन 5 मिनट ऐसा भी बात कर लेते हैं भाई क्लास में, और कुछ आपको फीडबैक आप कैसा दे रहा है तो थोड़ा सा फीडबैक पे बात कर लेते हैं ना, थोड़ा सा 5 मिनट। अब मैं रुका हूं इसलिए जिन लोगों की जो चाहते हैं कि कोई भी फीडबैक या कोई भी बात नहीं करना चाहे तो वो क्लास लेफ्ट भी कर सकते हैं। 5 मिनट अपन बात करेंगे, आपको जो भी इशू आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप बताएं, उस पर अपन जरूर काम करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो भी आप देखो, 2-3 चीजें मैं पहले अपनी तरफ से बोल दूं। पहले एक चीज तो ये है कि मैथ वाले नोट्स जरूर थोड़े से डिले चल रहे हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी। मैथ वाले नोट्स में सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ती है हम लोगों को, क्योंकि उसमें देखो आप लोगों की डिमांड ये है कि क्वेश्चन हिंदी में भी हो, इंग्लिश में भी हो, क्योंकि हमारे पास अभी जो क्वेश्चन है वो हिंदी में है, तो उनको हिंदी को अब इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। लेकिन मैथ में तो मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि मैथ में जब आपकी क्लास चलती है तो आप एक कॉपी पेन लेके रखा करो। सर आपको पढ़ाते हैं तो उसी टाइम आप क्वेश्चन को लिख लिया करो, और बाद में आप प्रैक्टिस किया करो कि वो आपसे बन रहा है। आप सिर्फ क्वेश्चन अकेला लिख लो, है ना। सर की क्लास के टाइम आप सॉल्यूशन किस तरह से बन रहा है वो देख लो, लेकिन क्वेश्चन आप लिख लो अपनी कॉपी पे, और बाद में आप उसको ट्राई करके देखो कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा। नहीं बनेगा तो आप क्लास में फिर से खोल के देख लो, है ना। तो मैथ वाले, मेरे ख्याल से मैथ वाले नोट्स में आपको बहुत ज्यादा जरूरत होना नहीं चाहिए, लेकिन आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। बाकी और चीजों पे बोले आप, इंग्लिश के भी नोट्स आपको मिलेंगे। एक दो स्टूडेंट ने बोला था सर इंग्लिश के नहीं मिल रहे हैं, तो इंग्लिश में आप थोड़ा सा पैसेज रखो, इंग्लिश के भी आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल डाल देंगे हम, है ना। अभी तो शुरुआत ही हुई, इंग्लिश में नाउन पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है। 100% जितना भी कंटेंट है वो आपको मिलने वाला है। हाँ उसी पे ही फोकस कर रहे हैं अपन। राजा ने लिखा है कि पुराने पेपर से ही करो आप। मेलिग्नेंसी क्या होता है, कृष्णा ने लिखा। मेलिग्नेंसी मतलब कैंसर, है ना कृष्णा, कैंसर को हम मेलिग्नेंसी बोलते हैं। दीपाली ने लिखा एमसीक्यू की क्लास नहीं हो रही। दीपाली अभी दिनेश सर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो वो रेस्ट पे हैं, तो अभी क्लास नहीं हो रही है। अभी लगातार थ्योरी की क्लास चल रही है, तो अब बाद में देखेंगे अपन, या तो ऐसा हो सकता है कि एमसीक्यू की क्लास भी लगातार कर दें, है ना, या फिर अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एमसीक्यू, जैसे हेमेटोलॉजी में ज्यादा एमसीक्यू की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन आपकी एमसीक्यू हो जाएंगी इंग्लिश। हेमेटोलॉजी में ऐसा भी हो सकता है कि अगर सर अभी रेस्ट पे हैं तो बाद में मैं एमसीक्यू लगातार कर दूंगा, ठीक है। दीपक ने लिखा स्टारवेशन क्या होता है। देखो टॉपिक से ही पूछा करो दीपक आप। स्टारवेशन का मतलब होता है लंबे टाइम तक भूखे रहते हैं, उसको अपन स्टारवेशन बोलते हैं, ठीक है। वो अपना बायोकेमिस्ट्री वाला टॉपिक था। स्टारवेशन मतलब हम लंबे टाइम तक भूखे हैं तो उसको स्टारवेशन बोलेंगे। जयप्रकाश ने लिखा मैथ के नोट्स के मतलब नहीं है सर क्लास, मतलब समझा नहीं जयप्रकाश में मैं। मैथ के नोट्स का क्या बोल रहे हो आप, जरूरी मतलब उसमें उनसे कोई मतलब नहीं है आपको। जितेंद्र लिखा सर जैसे ही क्लास होती है डाउनलोड कर दिया करो आप। जितेंद्र देखो 15 से 20 मिनट बाद सॉफ्टवेयर पे अपलोड होती है क्लास, तो वो तुरंत होती भी नहीं है, उसको हम तुरंत नहीं कर पाते, करीब आधा पौने घंटे बाद हो पाती है। तब आधे पौने घंटे बाद देखो, जब भी सॉफ्टवेयर पे अगर एक काम होता है तो उसके अलावा अपन दूसरा काम नहीं कर सकते। जैसे अगर अब अभी क्लास चल रही है तो इस टाइम पे कोई दूसरा स्टाफ बैठ के पेपर नहीं बना सकता या कोई चेंजेस नहीं कर सकता। सॉफ्टवेयर में एक टाइम पर एक लॉगिन आईडी होती है, तो उस टाइम पर जैसे कोई भी मैथ की क्लास चल रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, फिर मेरी क्लास चल रही है तो मैथ वाले कोई भी टीचर उस पर कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते। तो एक टाइम पे एक ही काम हो पाता है, एक ही जगह लॉगिन आईडी हो पाती है, ठीक है। अब जैसे मैथ की क्लास खत्म हुई, अब करीब 15-20 मिनट बाद वो अपलोड होती है सॉफ्टवेयर में, फिर मेरी क्लास की तैयारी शुरू हो जाती है, तो वो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी मैं कर दूंगा, अभी तक जितनी भी क्लास हो गई है सबको मैं डाउनलोड वाले मोड पे डाल दूंगा, ठीक है। सर मैथ की क्लास का हम बहुत गड़बड़ हो गया है, चेंज हो गया है, वीडियो बहुत चेंज हो गई हैं, पूरे के नाम सिंप्लीफिकेशन। हाँ अंशुल, हाँ एक ये मैसेज मैंने भी देखा था, एक दो स्टूडेंट ने कहा था कि सबका नाम, देखो वो एक सिंप्लीफिकेशन, आप नोट्स को डाउनलोड करो, और नोट्स डाउनलोड करोगे तो सिंप्लीफिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसी सिंप्लीफिकेशन में फिर अलग अलग पार्ट है अगर आप खोलोगे तो। लेकिन मैं नाइट में बैठकर उसके टॉपिक के नाम बगल में रख दूंगा कोष्टक में। सिंप्लीफिकेशन आप पीडीएफ के नोट्स खोलोगे तो पीडीएफ में आप देखोगे तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक, ठीक है। तो वो छोटे छोटे टॉपिक
वन बाई वन है, जितने टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन मैं नाइट में बैठ के उसके नाम मैं थोड़े से चेंजेस कर दूंगा तो वो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। धनुष ने कहा है कि सर इंग्लिश की, देखो इंग्लिश, हिंदी, जीएस, जी की ये जो क्लासेस है उसको हमने प्री रिकॉर्डेड के तौर पे रखी। प्री रिकॉर्डेड मतलब बहुत ज्यादा लाइव क्लासेस करना पॉसिबल नहीं है कि सारी क्लासेस मॉर्निंग और इवनिंग ही कर दें हम। अब देखो थोड़े बहुत फैकल्टी का भी रहता है, फैकल्टी की अपनी खुद की भी क्लासेस होती है। सुमित सर जो आपकी क्लास ले रहे हैं सागर में, इंग्लिश की क्लासेस उनकी सबसे बेस्ट क्लासेस है, तो उनकी खुद की पूरे दिन भर इंग्लिश की क्लासेस चलती रहती हैं। तो उनके पास वो दोपहर का ही टाइम है। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो मॉर्निंग इवनिंग में अगर हो सका तो कर देंगे, अदरवाइज उनकी प्री रिकॉर्डेड के तौर पे आप देख लिया करो। दिन में आपको टाइम मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लास आप देख लिया करो। कोशिश करूंगा कि मैं अगर हो गया तो करवा देंगे, ठीक है। बाकी उनका भी खुद का एक कोचिंग क्लासेस है, पूरे दिन भर उनकी क्लासेस चलती हैं। जितनी भी फैकल्टी अपन ने रखी है वो सब ऐसी फैकल्टी हैं कि वो इतना बिजी शेड्यूल है उनका कि उनके पास जो टाइम है उसी टाइम पर ही वो टाइम दे पाते हैं। जैसे मैथ वाले सर हैं, उनकी खुद की भी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट मैथ टीचर हैं वो, ठीक है। तो एक स्कूल करीब यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर एक स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, फिर लौट के आते हैं, फिर आके यहाँ पर पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत बिजी शेड्यूल के साथ हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। सर जिस लैंग्वेज में होंगे तो चलेंगे हमारे लिए। हाँ रूप सिंह, देखो कुछ स्टूडेंट ने बोला था मैथ में इंग्लिश के भी होना चाहिए, तो दोनों ही कर देंगे अपन, ठीक है। HIV में कम हो जाती है, लिम्फोसाइट बिल्कुल है दोनों। शेखर अपन बात कर लेंगे फिलाडेल्फिया पे जब अपना CML का टॉपिक आएगा, थोड़ा सा अपन पेशेंस रख लो, ठीक है। हाँ इंग्लिश के नोट्स में डाल दूंगा, योगेश में डाल दूंगा, ठीक है। हाँ जयप्रकाश क्या बोल रहा सर, मेरी बात सुन ली है जयप्रकाश, तुम्हारा पुराना मैसेज क्या था? चेंज हो गया है क्या? चेंज हो गया है जयप्रकाश वो बताओ, एक बाद में और मैसेज कर लेना, मैं और देखता हूँ। देखो जैसे मुकेश ने लिखा सब क्वेश्चन उतार लेते, इसी तरह से उतार लिए करो। दीपक ने लिखा नॉन टेक्निकल हाई लेवल का नहीं आता। देखो अभी जो आपको स्वप्निल सर पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक ही पढ़ा रहे हैं। आप थोड़ा सा तो हाई लेवल रखना ही पड़ेगा अगर अपन करेंगे। आवाज नहीं आ रही, मुकेश ने लिखा आवाज मेरे यहाँ से बिल्कुल सही है मुकेश, ठीक है। अभी तो अपन सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। सुप्रिया ने लिखा ओल्ड पेपर चाहिए। सुप्रिया उनपे अलग से टाइपिंग चल रही है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है उनमें, ठीक है। तो जैसे होते हैं मैं अपलोड कर दूंगा। हाँ जयप्रकाश मैथ के नेम चेंज हो गए नहीं, वो मैंने ही किए थे, वो एक्चुअली टॉपिक वाइज मैंने जमाए हैं। मैं अभी नाइट में बैठ के फिर से दोबारा उनके जो पुराने नाम है उनको साथ साथ में ऐड कर दूंगा, तो वो आपको इजी हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम दो, नाइट में बैठ के आज मैं करता हूँ, ठीक है। डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम होता है शेखर, बढ़ता नहीं है। शिव सागर, हाँ क्लास के बाद होना चाहिए, शिव सागर ने लिखा है ना, तो अपन क्लास का मैं डेली यही करेंगे, 5-7 मिनट अपन बाद में कर लेंगे। एक मुकेश ने लिखा आवाज नहीं आ रही भाई, मुकेश बाकी सब लोगों को तो आ रही है, किसी को नहीं आ रही हो तो बताओ। कार्बोहाइड्रेट का PDF शेयर कर दूंगा मैं किरण, ठीक है। ममता ने लिखा संडे को टेस्ट, बिल्कुल होगा, संडे को टेस्ट होगा ममता, है ना। संडे को अपन टेस्ट रखते ही रखते हैं, हर संडे को टेस्ट होता है। राजा ये सॉफ्टवेयर एग्जाम के बाद में भी रहेगा, 1 साल की वैलिडिटी है कोर्स की। 1 साल की वैलिडिटी का मतलब ये है हाँ कि लाइव क्लासेस तो बंद हो जाएंगी, लेकिन जितनी भी लाइव क्लासेस जो रिकॉर्डेड हैं वो आप 1 साल तक देख सकते हो। मार्च 2024 तक आप क्लास देख सकते हो, उसके बाद में फ्री है। जो कोर्स है वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी के लिए रखा है अपन ने। चलो रूप सिंह ने लिखा है हमने तो सिर्फ पढ़ने के लिए, बढ़िया रूप सिंह ना। देखो चलो, हाँ अच्छा वीडियो की बात, हाँ मैं वीडियो कर दूंगा आंसर, ठीक है। जो नाम है वो मैं चेंजेस कर दूंगा, कोई टेक। चलो
कट ऑफ कितना जा सकता है? जय कृष्णा लिखा 85 के आसपास जाएगा जय कृष्णा। सही टाइम लिखा सर। थैलेसीमिया को रॉयल डिसीज क्यों कहा जाता है? फिजिक्स केमिस्ट्री के तो नोट्स क्यों नहीं मिल पाएंगे राजापाल? अपनी तो क्लासेस फिजिक्स केमिस्ट्री की है ही नहीं, लैब टेक्नीशियन की है, तो अब हम लोग बनाते भी नहीं है, देते भी नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री के तो नीट वाली जो क्लासेस चलती हैं उनसे आप नोट्स दे लेना, ठीक है। राजा फिजिक्स है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स नहीं मिल पाएंगे राजा, ठीक है। चलो दो, बस इतना ही रहने देते हैं अपन, ठीक है। चलो भाई, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल मॉर्निंग में फिर अपन अपना नए टॉपिक लेके आते हैं। रूप सिंह ने लिखा है कि चलो मैं उस पर कल डिस्कस करूंगा। रॉयल डिसीज क्यों कहते हैं ये मैंने पहली बार सुना है कि थैलेसीमिया को रॉयल डिसीज कहते हैं, तो एक बार मैं उस पर रिसर्च कर लूंगा। कल मॉर्निंग की क्लास में अपन उसको डिस्कस कर लेंगे ना, फिलहाल उसको छोड़ के रखो। चलो, तो अभी के लिए मुझे इजाजत दे। गुड नाइट, जय हिंद।